इज सेल बायोलॉजी। इसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स बिहेवियर ड्यूरिंग द डिवीजन is called as cytology or cell biology. Robert Hooke, the father of cytology. देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेल वाज नोटिस्ड बाय या ऑब्जर्व्ड बाय, तो आपका आंसर होगा सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एन इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665, that is 17th century, in thin section of बॉटल कॉर्क। तो बोतल में कॉर्क ढक्कन के रूप में यूज होती है, उसे बॉटल कॉर्क है। इन्होंने बॉटल कॉर्क के पतले सेक्शन में को जो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने पाया कि वहां पर ये बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मधुमक्खी के छत्ते समान रचनाएं हैं, और इसको इन्होंने क्या कहा, बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसको इन्होंने क्या कहा, सेल। बट एक्चुअली इट वाज सेल वॉल। वास्तव में ये सेल नहीं था, ये सेल वॉल था। इस बात को एक्सप्लेन किया है रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। तो ये वास्तव में सेल वॉल थी, इस बात को इन्होंने बताया है अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल वाज नोटिस्ड बाय, तो आपका आंसर होगा एंटनी वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल वाज नोटिस्ड बाय एंटनी वॉन लीवेनहॉक, दैट वाज बैक्टीरिया। देखिए एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक हो चाहे रॉबर्ट हुक, इन दोनों ने ही सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आपका आंसर एंटनी वॉन लीवेनहॉक होना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि जो सेल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो मेन कंपोनेंट हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आएगी आपको बताना चाहूंगा मैं, वो होगा प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में हम लोग जीवद्रव्य भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पर्किंजे। ये नाम दिया गया पर्किंजे के द्वारा, और आपको पता होगा कि हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, मतलब बिना जीवद्रव्य के जिंदगी संभव नहीं होगी। दूसरी चीज देखिए कि जो प्रोटोप्लाज्म है, ये एक पॉलीफेजिक कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज पॉलीफेजिक कोलाइडल सॉल्यूशन है। पॉलीफेजिक का मतलब होता है जब एक सॉल्वेंट में कई सॉल्यूट मिले हुए हों। जैसे कि मान लीजिए आपने इस बीकर में वाटर लिया हुआ है और वाटर के साथ इसमें शुगर ऐड कर दी है, तब ये मोनोफेजिक हो जाएगा। अगर इसमें आपने साल्ट भी ऐड कर दिया है तो बाइफेजिक हो जाएगा। सिट्रस, नींबू का रस भी डाल दिया है, तो पहले जब एक सॉल्यूट था तो मोनोफेजिक, फिर बाइफेजिक, फिर ट्राइफेजिक, या इसे कह सकते हैं पॉलीफेजिक। इसका मतलब ये होगा कि जब एक सॉल्वेंट में कई सॉल्यूट मिले हुए हों तो ऐसे सॉल्यूशन को पॉलीफेजिक कहा जाता है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसमें कोलाइडल प्रॉपर्टीज भी होंगी। जैसे कि आप देखिए ब्राउनियन मूवमेंट, या इसे कहते हैं जिगजैग मोशन।
टिंडाल इफेक्ट या इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सॉल जेल इंटरकन्वर्जन या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सारी घटनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ब्राउनियन मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जो अनसर्टेन डायरेक्शंस में होगा। टिंडाल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सॉल जेल इंटरकन्वर्जन, नारियल के तेल ठंड में जम जाता है और गर्मियों में वो पिघल जाता है, तो ये सॉल जेल इंटरकन्वर्जन है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये होगा कि अगर इसमें एनोड और कैथोड को प्लांट कर दिया जाए तो करंट पास हो सकती है। अब देखिए जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, अगर आप प्रोटोप्लाज्म को डायग्रामेटिकली देखिएगा तो ये कैसा दिखने वाला है। ये एक मान लीजिए सेल है और ये उसका न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो बाहर होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन है मानिए, और ये वैक्यूल है। अब प्रोटोप्लाज्म का वो भाग जो सबसे बाहर की ओर है, जस्ट बिलो सेल मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं इक्टोप्लाज्म। और जो वैक्यूल के चारों तरफ सराउंड करता रहता है उसे कहते हैं टोनोप्लाज्म। क्योंकि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जो मिडिल फ्लूइडी पार्ट है इसे हेलोप्लाज्म कहते हैं। और इनर मोस्ट रीजन को हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्म। तो ये चारों मिलाकर के हो जाते हैं साइटोप्लाज्म। ये चारों मिलाकर साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। अब साइटोप्लाज्म जो है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, सेल की सभी एक्टिविटीज, अधिकांश एक्टिविटीज कहां पे होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो इस तरीके से दो बातें हो गई, एक न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, कैरियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहा जाता है। तो ये कैरियोप्लाज्म है या कैरियोलिम्फ है। और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। दूसरी बात देखिए, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दो टाइप हैं किसके? प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद ये देख सकते हैं सेल, जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था पुराने लेक्चर्स में, कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडर एंड श्वान। और सेल थ्योरी में कहा गया था सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वुडॉल वर्जन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी दिया, उसमें कहा omnis cellula is cellular, that is every new cell is formed from pre-existing cell after cell division। अगर हम सेल का ओवरऑल व्यू देखते हैं, अगर सेल का पूरा व्यू आप देख सकते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि अगर हम सेल के साइज को देखें तो जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, उसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर और ये माइकोप्लाज्मा में है। माइकोप्लाज्मा आप सब जानते हैं स्मॉलेस्ट सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक बैक्टीरिया है। तो सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा में है। जबकि बैक्टीरियल सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल, इसका साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ह्यूमन आरबीसी, अगर ह्यूमन आरबीसी इसका साइज आप देखते हैं तो ये 7 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और सबसे बड़ी सेल, बिगेस्ट आइसोलेटेड सेल, वो ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी सेल इसके अंदर पाई जाती है, तो बिगेस्ट आइसोलेटेड सेल है। जबकि प्लांट्स के अंदर सबसे बड़ी सेल जो पाई जाएगी वो नर्व सेल है। और एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर सबसे बड़ी सेल जो होती है उसे कहते हैं हम लोग बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर। और एनिमल के अंदर जो सबसे बड़ी सेल है उसे कहा जाता है नर्व सेल कहा जाता है। इसके बाद
पहला पॉइंट ये है कि सेल कितने टाइप की होती है। अब वैसे तो बहुत सारी किताबों में, एनसीईआरटी में, इन सब में आपको सेल के दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। बट ये प्रो और यू दोनों ग्रीक वर्ड हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और यू मीन्स मॉडर्न, यानी कि प्रिमिटिव सेल और मॉडर्न सेल। तो आप जानते हैं प्रिमिटिव और मॉडर्न के बीच में मिडिल जरूर आएगा, यानी कि 3 टाइप के सेल हो जाएगी। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पुरानी सेल है, फिर मीजोकैरियोटिक सेल बीच में, और उसके बाद मॉडर्न सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पुरानी सेल है, ओल्ड सेल है। इससे हम बैक्टीरियल सेल बोलते हैं, सिंपल सेल बोलते हैं, या फिर अनडेवलप्ड सेल भी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया में मिलेंगे आपको और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलेंगे। दूसरी चीज ये देखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ऐसे सभी सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। अब उसके अंदर भाई अब देखिए न्यूक्लियस भी शामिल है, क्योंकि न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी शामिल है, क्लोरोप्लास्ट भी शामिल है, गोल्गी बॉडी भी शामिल है, या फिर ईआर। ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस मास्टर ऑफ सेल है, न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो विच ऑर्गन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल? So it is quite clear that in prokaryotic cell the substitute of nucleus is called as nucleoid. Are genophore. ये क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियोइड या जीनोफोर पाया जाता है। ये एक्चुअली में एक क्वाड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो क्वाड फॉर्म में पाया जाता है और यही सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोइड में क्या है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड इसमें क्या है, आरएनए है। और इसके अंदर प्रेजेंट है नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। यहां आपको समझना पड़ेगा हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये 2 टाइप की प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है इसका नेचर बेसिक होता है, और अगर किसी प्रोटीन का नेचर एसिडिक या न्यूट्रल है तो उसे हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो होती है बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, और इसी वजह से न्यूक्लियोइड को नेकेड भी कहा जाता है। यही न्यूक्लियस के स्थान पर यहाँ प्रेजेंट होगा और यही सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ देखिए बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी होता है जिससे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी होता है और इसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ही होगा। प्लाज्मिड का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। आगे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में नो माइटोसिस, ना यहाँ माइटोसिस है और ना ही यहाँ पर आपको मियोसिस मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ होती है क्या, ओनली ए माइटोसिस। देखिए माइटोसिस एंड मियोसिस आर द डिविजन्स which are based on chromosome number, but amitosis is the division which is not based on chromosome number. तो यहाँ पर amitosis होती है, माइटोसिस और मियोसिस नहीं होती है क्योंकि there is no spindle fibers, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं बन पाते हैं, स्पेंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना माइटोसिस होगी और ना ही मियोसिस होगी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर यहाँ मीजोसोम पाए जाते हैं। मीजोसोम सब्स्टिट्यूट हैं माइटोकॉन्ड्रिया के।
और जो ब्लू ग्रीन एलगी हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर यहाँ पर पाए जाते हैं क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं, क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर। आगे देख सकते हैं कि इसमें साइक्लोसिस नहीं होती, नो साइक्लोसिस, नो साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है वो समझिएगा, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अराउंड द वैक्यूम, जो वैक्यूम के चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म चक्कर लगाता रहता है, इसे ही कहते हैं साइक्लोसिस। तो देयर इज नो साइक्लोसिस। आगे देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर शुरुआत करेंगे हम उसकी स्टडी की, और सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे क्या, सेल इनवलप, सेल इनवलप, सेल इनवलप, इनवलप मतलब कवर। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को यानी कि बैक्टीरियल सेल का आपको हम डायग्राम दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल है और यहां पर सेल इनवलप 3 लेयर्ड होता है, 3 लेयर्ड होता है सेल इनवलप। आउटर लेयर जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और ये या तो कहलाएगी स्लाइम लेयर या कहलाएगा कैप्सूल। यहां देखिएगा कि उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, सॉरी, उसके बाद आप देखिए सेल मेम्ब्रेन यहां प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड है, 70s टाइप के राइबोसोम्स हैं, और ये इंक्लूडिंग बॉडीज होती हैं जो रिजर्व फूड को स्टोर करती हैं। बाकी ये सब साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहां पर कि ये जो आउटर लेयर है ये ग्लाइकोकैलिक्स है, इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और ये दो फार्म में होती है। अगर चिपचिपी म्यूसिलेटनेस है तो इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। इट हेल्प्स इन एडिशन एंड कॉलोनी फॉर्मेशन। अगर ये सॉलिड है तो इसे कैप्सूल कहते हैं, और इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम WBCs। ऐसी लेयर जिसमें स्लाइम लेयर हो, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें स्लाइम लेयर प्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट एंड नॉन कैप्सुलेटेड। इसे आर टाइप या रफ टाइप कहा जाता है, और ये वो बैक्टीरिया है जो डिजीज को कॉज नहीं करता। जबकि ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट हो, वो बैक्टीरियल सेल जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं कैप्सुलेटेड। वो बैक्टीरियल सेल जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट हो उसे कहते हैं कैप्सुलेटेड, एंड वायरुलेंट उसे कहा जाता है। इसे कहते हैं एस टाइप, मतलब स्मूथ टाइप, और ये डिजीज को कॉज करता है। इसके नीचे देखिए ये सेल वॉल होगी, सेल वॉल। बैक्टीरिया आर द प्लांट्स बिकॉज दे हैव सेल वॉल। Presence of cell wall is a characteristic feature of plant cells. कोई भी प्लांट सेल है तो उसके सेल वॉल जरूर होगी। क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल है इसलिए ये भी प्लांट सेल है, और इसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इसका रूल है कि सेल मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की ही बनी हो, वो यहां पर भी है। सेल मेम्ब्रेन जो होगी ये जगह जगह फोल्डेड होती है, और इसमें ये फोल्डिंग्स पाई जाती है जिन्हें हम मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम्स आप जानते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। Mesosomes are more developed in gram-positive bacteria.
यहां देखिए दो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, और नहीं करते हैं तो नेगेटिव। तो मेसोसोम्स आर मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहां देख सकते हैं ये न्यूक्लियोइड आपको दिखाई देगा, उसके बाद ये आपको प्लाज्मिड दिखाई देगा, और ये 70S टाइप के राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है। बाकी इसके अंदर ये इंक्लूजन बॉडीज हैं, रिजर्व फूड को स्टोर कर सकती हैं, और रिमेनिंग पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो साइटोप्लाज्म है। अब यहां पे आपको एक बात और देखनी है कि बैक्टीरिया मोटाइलिटी, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। तो बैक्टीरिया की जो मोटाइलिटी है वो फ्लैजेला की वजह से होती है। बैक्टीरिया की जो मोटाइलिटी है वो फ्लैजेला की वजह से होती है। जिन बैक्टीरिया सेल में फ्लैजेला होते हैं वो मोटाइल कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होते वो नॉन मोटाइल। अब फ्लैजेला बना हुआ है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये कैसी प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती है फ्लैजेलिन प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। यहां देखिए अगर हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर आपको दिखाएं तो फ्लैजेला में 3 पार्ट होते हैं, और इस तरीके से ये बाहर की ओर सेल वॉल है, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बेसल बॉडी जिससे कि जुड़ा हुआ है, बेसल बॉडी जिसकी वजह से ग्रेन्यूल भी इसे कहते हैं, इसकी वजह से फ्लैजेला अटैच होता है मेम्ब्रेन से। दूसरी चीज है ये हुक है, हुक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। इसमें रिंग्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर टाइट होता है सेल वॉल में, एक सेल मेम्ब्रेन में टाइट होता है, और फिर ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। इसकी वजह से ये फ्लैजेला आगे पीछे मूव करता है, बॉडी बैक्टीरिया फ्लैजेला आगे पीछे मूव करने की वजह से बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। मूवमेंट फिलामेंट में होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया शो करता है, लोकोमोशन को शो करता है। आगे देखिए कुछ बैक्टीरिया से ऐसे भी होते हैं जिसमें स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया से ऐसे भी हैं जिसमें स्ट्रक्चर्स को, उन स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट, उन स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर को पिली कहते हैं, सॉरी इन्हें कहा जाता है पिली, और ये पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये पिलिन प्रोटीन जो है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। यहां देखिए कि जो पिलिन प्रोटीन है ये हेल्प करती है इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट ड्यूरिंग अटैचमेंट, ड्यूरिंग conjugation. Conjugation is a kind of recombination. आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे। आप लोग अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप पे या चैट पे भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।